हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे खशा दखले मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज भाई बात ये है अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है हमने इसको पढ़ाया तो है, पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया है, विस्तार से समझाते हुए पूरी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, प्रश्नावली 12.1 करेंगे। अरिहंत की किताब हमारे पास, अगर आपके पास अरिहंत की किताब है, पुस्तक है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है वृत्तों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उठा के बहुत भर के दी है। लेकिन उतनी सारी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है, समझ में नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है भैया। तो हल्की जानकारियों को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये कौन आ गया यहाँ से उड़ गया, ठीक है। तो वृत्तों को समझने का शुरुआत करते हैं यहाँ से। भाई वृत्त क्या होता है? देखो, समतल पर स्थित एक ऐसी आकृति होती है कि एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये जो दूरियां होती हैं हमेशा फिक्स होती हैं। आप गोला प्रकार से इसको बनाते हैं ना आराम से, जिसको कंपास कहते हैं, जो भी है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ऐसे समान निश्चित दूरी पर ऐसे गोल गोल घूमते हुए जो एक रास्ता बनता है, उसी को कहा जाता है वृत्त। ये जो फिक्स पॉइंट बीच वाला होता है, इसको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। और ये जो निश्चित दूरी होती है, इसे त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। और ये जो पूरा बनता है, इसे वृत्त कहा जाता है। हालांकि ये जो बाहरी वाला क्षेत्र है, इसे परिधि कहा जाता है। और अभी एक चीज़ और है कि दो त्रिज्याएं मिला दी जाए, यानी परिधि से परिधि को मिलाए केंद्र से होकर के जाए, इसे व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। और जो व्यास होता है, व्यास को डी से दिखाते हैं, ये त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। और एक खास चीज़ और होती है जिसे जीवा कहते हैं। हालांकि इसको और अच्छे से समझने के लिए अगले प्रश्नावली में चलना होगा, वहाँ पे जानेंगे। लेकिन अभी जानकारी के लिए बस इतना काफ़ी है। अब जो इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से काम आने वाली है वो है इसकी परिधि। जो परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर क्या होता है? देखिए, परिधि ये है परिधि। और इस परिधि का सूत्र होता है, इसकी माप क्या होती है? 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है। r जहाँ पे क्या है? r क्या है? अपनी त्रिज्या है। r क्या है? त्रिज्या है। और d क्या है? अपना व्यास है। d अपना व्यास है। तो परिधि निकालना है तो 2 पाई r करना होगा। और हाँ, एक चीज़ जानते हैं कि त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है। तो यहाँ पे 2 और r दोनों चीज़ दिखाई दे रही है। तो 2 और r को हटा दिया जाए तो पाई इंटू डी मिल जाता है। ये भी परिधि ही होती है। परिधि को अंग्रेजी में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो इसको c से रिप्रेजेंट भी कर दिया जाता है, c बराबर पाई इंटू डी। ठीक है, ये होती है बात। और फिर बात आ जाती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यानी इसके अंदर का पूरा एरिया, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब के सब क्या होता है? अपना क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आई बात? याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, ये जो चीज़ें हैं प्रयोग में आती हैं। ठीक है, करने के लिए प्रयोग में मिलती रहती है। और जो अगली चीज़ हमको समझनी है वो कहलाता है वलय। वलय मतलब होता है छल्ला, रिंग। यानी कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है, यानी कि एक गोल गोल काटा गया है, उसमें काट के कुछ हिस्सा बीच में निकाल दिया गया है। और वलय यानी कि रिंग के पास में आपके पास केवल ये एरिया बचा होता है। मतलब इसके अलावा अंदर भी खाली रहता है, बाहर भी खाली, अंदर भी खाली, बाहर भी खाली। ये हिस्सा कहलाता है वलय, रिंग या फिर छल्ला कह सकते हैं। अब इसमें केंद्र होता है। अच्छा हाँ, इसको संकेंद्रीय वृत्त भी कहा जाएगा। मतलब संकेंद्रीय वृत्त एक नाम चीज़ होती है भैया। एक ही केंद्र होकर के 2 वृत्त अगर खींचे जाए, 3 वृत्त खींचे जाए, संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो ये भी संकेंद्रीय वृत्त होता है। इसमें केंद्र सेम होता है। अंदर वाली त्रिज्या r1 होती है, बाहर वाली त्रिज्या r2 ले सकते हो, या फिर कैपिटल R भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। r2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसके क्षेत्रफल की बारी आ जाती है। क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए, पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई r2 स्क्वायर से, बड़े वाले त्रिज्या के साथ में, उसमें से घटा देंगे अंदर वाला पाई r1 स्क्वायर, पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर मिल जाता है। ये कहलाता है वलय का
क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि इस प्रश्नावली में करने के लिए आपको मिलेगी। तो बस इतनी तीन चीज़ों का, तीन फार्मूलों को आपको याद रखना है। एक तो परिधि का याद रखना है, क्षेत्रफल का याद रखना है और वलय का क्षेत्रफल याद रखना है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ कभी मिलेगी वो हम बता देंगे आपको प्रश्नावली को करते हुए। तो आप सीधा चलेंगे प्रश्नावली पे 12.1 और वहाँ पे हल करना शुरू करेंगे क्या हो रहा है उस प्रश्नावली में। तो दोस्तों आइए चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 के पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है देख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यहाँ पे परिधि दी गई है और क्षेत्रफल हमें याद करना है। पहला इसका जो पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो परिधि बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो क्या है, अपनी परिधि है। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है जो कि 22 के बराबर हो जाएगा। और आर बराबर हो जाएगा 22/2 गुणते पाई। पाई यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 होती है। 7 को ऊपर भेज देंगे, 22 से 22 कट रहा है, 7/2 मिल रहा है, 7/2 मिल रहा है सेंटीमीटर में हो जाएगी अपनी त्रिज्या। क्या हो जाएगी, अपनी त्रिज्या। लेकिन ज्ञात तो करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना भैया, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही अपना 22/7 रखने वाले हैं। आर का मान कितना मिला है, 7/2 मिला है, तो 7/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 गुणते 7/2 गुणते 7/2 हो रहा है। 7 से 7 एक ही काट रहा है, 2 से काट देंगे, 11 दूनी है 22, 11 से 77 हो रहा है, 77/2 हो रहा है। 2 से भाग करेंगे 77 को, 2 से 77 को भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 बचेगा 1 और 17 हो रहा है, 2 8 16.5, ये 38.5 जो मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए जो कि अपना क्षेत्रफल होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है प्रोसेस जी, बिल्कुल बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन बताएंगे इसका और उसके बाद आपको बाकी सारा छोड़ देंगे। 110 वाला जो दिया है वो खुद करिएगा, 77 वाला जो दिया गया है वो खुद कीजिएगा, 50 वाला मैं बताता हूँ। इसका जो चौथा पार्ट है जहाँ पे परिधि बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो भैया ये 2 पाई आर बराबर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बराबर आप कह देंगे 50/2 पाई कह सकते हैं। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा। ये 25/पाई सेंटीमीटर में मिल रहा है। यहाँ पे हम पाई का मान चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, अपनी मर्जी होती है, क्योंकि त्रिज्या हमको नहीं निकालनी है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ पे भी हम चाहते तो पाई का मान ना रखते, ठीक है, तब पर भी काम होता ही, आंसर तभी भी उतना ही आता। अभी यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। और पाई आर स्क्वायर, आर का मान यह है 25/पाई है, उसकी घाते 2। तो पाई एक बार रहेगा, इसे 25/पाई एक बार मिल रहा है, 25/पाई दूसरी बार मिल रहा है। एक पाई कट रहा है, 25 में 625 होता है, गुणा कर लिया, पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया, 7 ऊपर चला गया, 22/7 एक ही बचा था, 22 नीचे 7 ऊपर चला गया है। और इसका गुणा कर देंगे, फिर 22 से भाग कर देना है, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ से लगे 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 हाथ से लगे 7 6 42 1 43 हो रहा है। और 22 से भाग करना है। तो 22 से जब भाग करना है तो क्या करेंगे भाई, 22 से भाग करेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 22 से भाग करेंगे 4 3 7 5 में, 22 तो नहीं, ये 44 ज़्यादा हो जाएगा, 22 से करना 22, कितना घटाएंगे भैया, बचेगा यहाँ पे 21, 7 उतार लो। कई बार जा रहा है, मेरे ख्याल से 9 बार जाना चाहिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, सही है। 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9 और 10 में से 9 गया 1, ख़त्म हो गया बात। ये 5 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, 95 है, 98 9 बार 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिला के 198 दशमलव कुछ करके आएगा, भी कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, कितना बच रहा है यहाँ पे, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 19 मिल रहा है। दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और कई बार जाएगा, ये फिर 8 बार जाएगा।
तो हम इतना ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, लगभग में आ गया। कोनो चिंता की बात नहीं, इतना परेशानी की बात नहीं है कि एग्जैक्टली एकदम आंसर आए ही आए, मतलब जितना भी आ जाए उतना भी बेहतर है। हालांकि एक बार और दशमलव में लेकर जाकर कर सकते हैं, पर इतना कर लिया काफ़ी है, पर्याप्त है। तो उम्मीद है पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जब परिधि दी गई हो, जब परिधि दी गई हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। प्रोसेस यही है कि परिधि दिया गया है तो पहले त्रिज्या निकल सकती है, जो निकल सकती है वो निकालो। कई बार मुश्किल हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो परिधि दी गई है तो क्षेत्रफल निकालो, और क्षेत्रफल निकालना है तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल कर तब क्षेत्रफल पे आएंगे, नहीं तो और कोई तरीका है नहीं इस प्रश्न को हल करने का। तो समझ में आ गया। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 है कि इसमें कहा गया है यदि एक चाँदे का परिमाप 108 है। पहले बात तो चाँदा समझ लेते हैं, और चाँदे की त्रिज्या ज्ञात करने के से कुछ कह रहा है। चाँदा किसे कहते हैं भैया? चाँदा आपके पास ऐसा होता है ना, अर्धवृत्ताकार जो शेप होता है वही चाँदा होता है। अब चाँदे का परिमाप क्या है? देखिए, वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr। इसका आधा परिमाप लेंगे तो πr रहेगा। क्या रहेगा? πr प्लस यहाँ वाला हिस्सा, देखिए यहाँ वाला हिस्सा, ये क्या होता है? 2r होता है। यही टोटल परिमाप होता है। याद रखने वाली बात यह है कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक, यहाँ पे आएंगे, चूंकि आधा है तो ये πr होगा, और यहाँ पे ये जो r मतलब कि ये जो आधार दिखाई दे रहा है वो व्यास है 2r के बराबर, तो यानी ऐसा कुछ मिलेगा। अगर यहाँ से r कॉमन लेते हैं, r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 मिल जाता है, जो कि कहलाता है अर्धवृत्त का परिमाप, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें चाँदे का परिमाप दिया गया है। सवाल है सवाल नंबर 2, यहाँ पे दिया गया है चाँदे का परिमाप, चाँदे का परिमाप दिया गया है जो कि है 108 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है, वो तो बात अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप वो क्या होता है? वो होता है r पाई प्लस 2, r पाई प्लस 2 होता है। तो r पाई प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और r की वैल्यू तो निकालनी है, तो r को यहीं पे रहने दो। पाई के मान 22/7 प्रयोग करने को कहते हैं, 7 प्रयोग कर लिया, प्लस 2 है 2 कर लिया, बराबर 108 कर लिया। 7 दूनी 14 और जोड़ा जाएगा तो 22 प्लस 7 दूनिया 14/7 7 हो रहा है, और बराबर 108 हो रहा है। इनको जोड़ दिया जाएगा, r 14 और 22 को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो रहा है, 3 2 1 3 हो रहा है, बटे 7 हो रहा है, बराबर 108 हो रहा है। 36 नीचे जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो r बराबर 108 गुणते 7/36 आ रहा है। और अब कटे गई है, 36 पंजे होना चाहिए, या फिर छक्के 6 18 3 बार में जा रहा क्या? ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पर 3 6 18, 12 24 बात है 36, 7 त्रिक 21, कितना मिल रहा है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मिल रहा है हमारे इस चाँदे की त्रिज्या। यही हमको निकालने को कहा गया था, तो ऐसे ही निकाला जाएगा। तो आपने ये समझ लिया बात को, उसी सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी बाह्य त्रिज्याएं तथा आंतरिक त्रिज्याएं दी गई हैं। 4 सवाल इसमें दी गई हैं। पहले सवाल का हमने बाह्य त्रिज्या कैपिटल R बराबर 17 लिख लिया है, और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर 16 लिख लिया है। अब वलय कैसे बनता है आपको मैंने सूत्र भी बताया, सब कुछ समझाया। तो भैया ये देखो कितना गंदा बन गया। ठीक है, बाहरी त्रिज्या मान लेते हैं, मतलब बाहरी वृत्त है, आंतरिक वृत्त है। ये वलय है, वलय के मतलब छल्ला, ये वाला हिस्सा ही हमारे पास है। अंदर वाला काट के निकाल दिया गया है, बाहर वाला तो जाहिर सी बात है ही नहीं, तो इसे कहते हैं वलय। इसमें आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R ऐसे ली जा सकती है। इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भैया पाई कैपिटल R स्क्वायर में पाई स्मॉल r स्क्वायर घटा दो, और अगर पाई कॉमन ले लेते हो तो भैया r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बचता है, यही बचता है।
तो ये वलय है। पहले बात तो सवाल उतार लिए, सवाल उतारने में ये देखो फॉर्मूला लिख लिया कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चीज़ों को उठा के इसमें रख दो। पाई का मान एकदम लास्ट में रखेंगे, जब हमें लास्ट में रिजल्ट देना होगा तभी पाई का मान रखेंगे, तभी कंक्लूजन देंगे। भाई कैपिटल आर अपना 17 है, 17 के स्क्वायर माइनस 16, स्मॉल आर क्या है 16 स्क्वायर। दो तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के। पहला तो 17 का वर्ग करो, 16 का वर्ग करो, घटा दो, तब उत्तर मिलेगा। या फिर अपना अगर फॉर्मूला याद हो कि भैया 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर हो रहा है, तो इसको 17 प्लस 16 गुणते 17 माइनस 16 कर पाते हो। ये कौन सा सूत्र लग रहा है सर, वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हो ना भाई, तो ये भी प्रयोग कर सकते हो। इस प्रश्न को करने के लिए हम यही वर्गांतर का सूत्र प्रयोग करने वाले हैं। पाई का मान ऐसे ही रखेंगे, 17 प्लस 16 लिखेंगे और 17 माइनस 16 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, भाई इसको हटा दो, ये कोनो काम का नहीं है। लिख दो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, फार्मूला होता है सर, उस समय क्या होती है उसी चीज़ का अपने प्रयोग किया है। तो पाई ऐसे रहे तो 16 और 17 जोड़ दो भैया, 7 6 13, 3 हासिल लगे 1 2 1 1 1 2 1 3 हो रहा है, 1 1 2 1 3 33 हो रहा है। 17 में से 16 घटाने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 33 एकन्नम 33 हो रहा है और 33 पाई मिल रहा है, ऐसा कह देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पाई के पदों में ही वैल्यू दी गई है, नहीं, हमको दिया गया है ये दशमलव में, तो पाई का मान रख देंगे। पाई का मान कितना, इसमें कुछ रखने को कहा है, स्पेशल कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, तो जब तक कुछ स्पेशल ना किया कहा जाए तब तक 22/7 ही रखा जाता है। तो ये 33 है गुणते 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। अब क्या करना है, अब सिंपल गुणा कर दो और 7 से भाग कर दो। सिंपल गुणा 7 से भाग, भैया 33 गुणते 22 करना है। 22 तिहाई 66 होता है, 66 का 6 से लगे 6, 22 तिहाई 66, 66 में 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 72 आ रहा है। तो ये इतना कुछ मिल गया है, कितने मिल गया है 726, 726 मिल गया है। इस 726 को भाग करना है भैया, यहाँ पे गुणा किया तो 726 मिल गया, 7 से भाग करना है, 7 से भाग कर देंगे 726 को, 726 को। 7 एकन्नम 7 होता है, कट गया, 2 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाया 6 उतारा, तो 7 चौक 28, 7 चौके 28, लेकिन नहीं 7 त्रिक 21 करेंगे, तो 7 त्रिक 21 कितना बचा 5 और ये हो गया ख़त्म। और दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, ऐसा कुछ कर रहे हैं, 103.7 लगभग आ रहा है। 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्तर है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल समझ में आएगी। सो दोस्तों, तीसरे का जो पहला वाला पार्ट था वो थोड़ा सा आसान था, हमने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा मुश्किल वाला भी कर लिया जाए, यानी ये 27 और 24 लास्ट वाला ले लिया है, कर लेते हैं। बाकी जो छोड़ा है आप कर लेंगे, वो करेंगे तो आ जाएगा। देखिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। पाई का मान बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, अभी बस आर का मान रखते हैं 27 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। क्या यहाँ पे भी काम करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल काम किया जा सकता है। यहाँ पे 27 प्लस 24 कर लेंगे और 27 माइनस 24 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। हालांकि आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, क्या 27 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग नहीं किया जा सकता है? अभी उसका जवाब भी दे देते हैं, ये कर लेते हैं पहले, फिर उस मिटा करके उसी तरीके से करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। तो पाई का पाई ही रहने दो, इसको जोड़ दो।
7 4 11 के 1 हासिल आ गया, 1 2 2 4 1 5, 51 मिल गया है। और 27 में से 24 घटाने पर 3 मिलता है, 3 मिल गया है। और ये पाई का मान 22/7 होता है। 7 से कट रहा है क्या, ये 7 7 49 नहीं कट रहा है, 3 से गुणा करा दें, 3 एकम 3, 3 5 15, ये गुणा करा दिया है हमने 3 से। अब 22 और 153 का गुणा कर लेते हैं और फिर 7 से भाग कर लेंगे। 22 तिहाई 66, शायद ऐसे नहीं हो पाएगा। 153 है, गुणते करना है 22 से गुणा, तो 2 से कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 5 10, 0 यहाँ से लगेगा, 2 एकम 2 1 3, ये हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 6 0 और 3 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, यानी 33 66/7 मिल रहा है। इसको 7 से भाग करना है, तो 7 चौके 28, कितना मिला भैया, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13, ये ख़त्म हो गया, 6 उतार लिया, 7 8 56, ख़त्म हो गई बात, 6 उतार लिया और 0 बढ़ाया तब जाके 6 मिला, और फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 33, 7 8 56, ऐसा कुछ आ रहा है। 480.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा जा सकता है, नियर अबाउट इतना। दशमलव के एक अंक और बार तक लेके जा सकते हैं, जाएंगे भी, लेकिन जाने देते हैं। अभी के लिए ये आपका उत्तर हो गया। अब बात ये आ रही थी कि क्या वर्ग करके घटा करके काम नहीं किया जा सकता। आप ऐसा क्यों बता रहे हैं भाई, बात ये होती है कि ऐसा भी काम किया जा सकता है, इस वजह से ये तरीका बता रहे हैं। हालांकि ऐसा काम करके हमने कभी भी सवालों को हल नहीं किया था आज तक इनका, तो कि इसका प्रयोग किया जाए, पर अब करके दिखा रहे हैं। ओके, तो अभी क्या कर लेते हैं, पाई का मान रख देते हैं, पाई ऐसे रहने देते हैं, 27 का वर्ग कर लेते हैं। देखिए 27 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 27 का वर्ग करना आसान काम। कैसे करेंगे 27 का वर्ग, 7 का वर्ग करो, 7 7 49, 49 का ना हासिल लगे 4, फिर इन दोनों का गुणा, 7 दूनिया 14, जो भी मिले उसका दुगुना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में ये हासिल वाला जो बढ़ जाता है उसको जोड़ देते हैं, 28 28 4 होता है 32, 32 को 2 हासिल लगे कितना 3, फिर इधर पीछे इधर वाली गिनती का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7, 729 मिल गया। तो यहाँ पे मिल गया 729 माइनस 24 का वर्ग, 24 का वर्ग वैसे ही करेंगे, 4 चौके 16, 16 6 हासिल लगे 1, 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16, इन दोनों को गुणा उसका दुगुना, 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16, 16 1 17, 7 हासिल लगे 1, 2 दूनिया 4, 4 1 5, 576 मिल गया है। पाई के मान 22/7 रख देते हैं, 22/7, 22/7 रख दिया है और इधर घटा देते हैं। 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 गया तो 7 5 12 होता है, यानी कि 5 मिलना चाहिए, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे बचा है 6, 6 में से 5 गया 1, 153 वैसे ही फिर से मिल गया। ठीक है, वर्ग करके घटाया तब पर भी वही मिला, और फिर पूरी प्रोसेस वही आने वाली है, और वही सेम आंसर भी आने वाला है। गुणा भाग करने के बाद जो भी मिला था तभी वैसा ही फिर से कर लीजिएगा। ओके, तो समझ में आ गया कि वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। दोनों तरीके लगा सकते हो आप, कोई भी तरीका, मतलब सब तरीके बहुत अच्छा है। अगर इससे पहले वाला तरीका लगाते हो तो बहुत कूल लगता है, ऐसा लगता है कि वाह क्या गजब ही कर दिया है कारनामा, या ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये काम किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया। चौथे प्रश्न में चलते हैं। कहा गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल 9856 मीटर स्क्वायर या 5544 मीटर स्क्वायर हैं, यानी 2 प्रकार के क्षेत्रफल दिए गए हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पाई का मान 22/7 प्रयोग करें। बात समझे भाई, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की बात की जा रही। संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र वाले 2 ठो वृत्त ऐसे हो सकते हैं, ठीक, और इसकी चौड़ाई ही हमें ज्ञात करनी है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर वाली, स्मॉल आर वाली आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, और इन्हीं त्रिज्याओं का अंतर ही इनकी चौड़ाई होगी। ठीक, तो सबसे पहले बात तो ये बड़ा वाला जो क्षेत्रफल दिया है और ये जो छोटा वाला क्षेत्रफल दिया है, बड़ा वाला जो क्षेत्रफल होगा वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, और ये जो हो जाएगा पाई
स्मॉल आर बराबर 5544। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सवाल उतार दिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं लिखना है, वो चित्र बना लेना है, चौड़ाई हटा देना है, काम खत्म रखना है। यहाँ पे जो सवाल उतारा है तो हमने मान लीजिए सवाल उतारा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना जो बात पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9856। पाई का मान रख दीजिए 22/7, हालांकि वहाँ पे रखा जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9856 बटे पाई आ रहा है, पाई का मान रखने वाले हैं तो 9856 बटे पाई का मान 22/7, ऊपर 7 ऊपर चला जाएगा और काटिए, 2 से काटिए 11 मिल रहा है, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, इतना मिल गया। 11 से ये कटना चाहिए तो काट दीजिए, 11 चौक 44 बचेगा 5। और अच्छा इसे भाग कर लेते हैं या फिर यहीं पे शाम 5 बचा है 52 हो रहा है, 11 चौक 44 फिर से जाएगा, 11 चौक 44, 44 में 6 8 52, 8 52 44 8 52 होता है और 11 8 88 हो रहा है, यानी 4 4 4 8 ऐसा कुछ मिल रहा है। तो 4 4 8 गुणते 7 हो रहा है, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर बराबर है और आर बराबर क्या होने वाला है, आर बराबर होने वाला है अंडर रूट के अंदर ये लोग आने वाले हैं, अंडर रूट के अंदर 4 4 8 गुणते 7 आने वाले हैं। गुणनखंड करके ही निकाला जाएगा, इसका जो अपना त्रिज्या है वो निकलेगा। तो 448 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं 2 2 4, 2 से काटते हैं 1 1 2, 2 से काटते हैं 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटते हैं 14 आ जाएगा, 2 से काटते हैं 7 आ जाएगा, 7 से खत्म हो गई बात है। तो 2 2 2 6 मिल रहा है और एक ही साथ मिल रहा है, तो 2 2 2 2 2 6 बार मिल गया, एक ही साथ मिला था और एक साथ इसके पास खुद का है, ये सब जोड़ा बन रहा है, बाहर आएंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 28 दुनिया 56 मीटर मिल जाएगा हमको बाहरी त्रिज्या। कैपिटल आर का मान क्या मिल जाएगा, वो 56 हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल आर की बारी आ जाती है, इस चित्र को मिटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखेंगे पाई स्मॉल आर बराबर 5544, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5544 बटे पाई इधर भेजेंगे 22/7, 7 ऊपर भेज देते हैं। अच्छा 11 दूनिया 22 हो रहा है, 11 पचे 55, 0 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 2 दूनिया 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनिया 4। अच्छा बीच में 0 का है आया 11 से भाग करने पर, 11 से जब भाग करेंगे 55 44 को क्या होगा, 11 पचे 55, ख़त्म हो गई बात। 4 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तब 4 लगाएंगे, फिर 11 चौक 44 होएगा। भाई बात समझ में आ रही, इसी वजह से बीच में यहाँ पे 0 लगाना पड़ा, क्योंकि कई बार आप लोग भूल जाते हो कि भाग में ऐसा कुछ होता है। तो आर स्क्वायर बराबर मिल रहा है 252 गुणते 7, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 252 गुणते 7। अच्छा ये फिर से वही गुणनखंड करेंगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो 252 है, इसको 7 से भाग करो पहले, ठीक है 7 से भाग करो, 7 त्रिक 21 होता है, बचेगा 4, 7 छंग 42 36 और ये होता है 6 छंग 36। तो मतलब क्या है कि ऐसे मिल रहा है ये 36 गुणते 7 गुणते 7 है, 7 का जोड़ा बन गया 7 आ गया और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 सते 42, 42 मीटर क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल आर। अब हमको वृत्तों की यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर निकाल देते हैं कैपिटल आर माने से स्मॉल आर। कैपिटल आर है 56 और ये क्या है 42, घटा लो भैया, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 मीटर कह सकते हो आप, जो मिला है इसकी चौड़ाई के रूप में। समझ में आई बात? ओके, तो सिंपल प्रोसेस है, काम करते जाओ, चीज़ें निकलती जाती हैं, मिलती जाती हैं। एक भी जो इसमें दिया गया है टर्म वो स्किप मत करो, हर एक चीज़ को बाकायदा लिखते जाओ।
कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्ताकार रास्ते के बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात 23:22 है। बात को समझो। वृत्ताकार रास्ता का मतलब क्या है? रास्ता होना चाहिए, ये कोई गार्डन है, उसके चारों ओर ऐसा रास्ता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? रास्ता कौन सा है? ये वाला रास्ता है। ये एक रास्ता है, एक सर्कुलर गार्डन समझ लो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसके चारों तरफ ऐसे रास्ता है। अब रास्ता ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि भाई ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता है। भाई ये रास्ता थोड़ी ना होता है। एक तो मैदान होता है, फिर कोई से सर्कुलर ऐसे कोई मैदान, मतलब जहाँ पे बैठ कर पे मेज हो सकती है, जहाँ पे बात कर सके। रास्ता ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके आंतरिक और बाह्य परिधि, आंतरिक परिधि कौन होती है? ये अंदर वाली जो लाइन दिखाई दे रही है आंतरिक परिधि है, बाहर वाली परिधि बाह्य परिधि होती है। ओके, और कहा गया है कि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है और इनके अनुपात जो दिया है 23:22 दिया है। वो बाहर वाले को 23 होगा, अंदर वाले को 22 होगा। और रास्ते की चौड़ाई 5 है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। और हमें ज्ञात क्या करना है? तब वृत्त का आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये आंतरिक वृत्त का व्यास हमें ज्ञात करना है। ठीक, सही बात है। शुरुआत करेंगे भैया, सवाल की शुरुआत कर लो। ये रास्ता समझ में आ रहा? रास्ते को समझ लो पहले। यहाँ पे सेंटर होगा, केंद्र होगा, ये इसकी आंतरिक परिधि होगी, जिसको आंतरिक त्रिज्या होगी, जिसको R1 कह दो, या फिर स्मॉल r ले लेते हैं। और ये इसकी बाहरी त्रिज्या होगी, कैपिटल R होगी। तो यहाँ पे हमको शुरुआत तो यहाँ से करनी होगी कि वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं R, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना। और बाहरी त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या ऐसा कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कैपिटल R। ठीक, इनके परिधि के अनुपात, और यहाँ पे दिया गया है बाह्य परिधि, बाह्य परिधि और अनुपाते अंतः परिधि, अंतः परिधि, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 23:22, 23:22 दिया गया है। अगर यहां से निकालो, देखिए अनुपात को अगर समझना चाहते हो, देखिए भैया बाहरी परिधि होती है 2 पाई कैपिटल R और आंतरिक परिधि होती है 2 पाई स्मॉल r। ये जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 23/22, जैसा कि 23/22 दिया गया है। यही अनुपात तो रहेगा ना, 23:22, 23:22। और होगा ये कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और इनका अनुपात कैपिटल R अनुपाते स्मॉल r मिल रहा है 23:22। इसमें फिर मानना पड़ेगा, माना कि कैपिटल R बराबर 23x ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 23x। और स्मॉल r बराबर 22x ले लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा अनुपात में मिले ऐसा ही ले लिया जाता है। लेने के बाद हमको दिया गया रास्ते की चौड़ाई। क्या दी गई है? रास्ते की चौड़ाई दी गई है। रास्ते की चौड़ाई वो कितनी है? वो 5 मीटर कहिए। रास्ते की चौड़ाई मिलती कब है? देखो भाई, बाहरी त्रिज्या ये कैपिटल R है, उसमें से आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r को घटा दो। ये कैपिटल R है, उसमें से स्मॉल r घटा दो, तभी ये मिलेगा। कैपिटल R में स्मॉल r को घटाने पर मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल चलने वाला है। रास्ते की चौड़ाई मिलती है कैपिटल R माइनस स्मॉल r से, जो कि 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब ये 23, कैपिटल R क्या है? 23x है, उसमें से स्मॉल r क्या है? 22x को घटा दीजिए, 22x को घटा दीजिए, मिल जाएगा 5। 23 में से 22 गया कितना? 1x। 23x में 22x गया कितना? 1x। 1x बराबर क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। 1x बराबर क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया है। ये तो x की वैल्यू है। हमको क्या निकालना है? इसकी आंतरिक व्यास निकालना है। तो आंतरिक पहले त्रिज्या तो निकाल ले। क्या निकाल ले? आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या वो जो होगी, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर 22x थी, 22x
गुणते x का मान 5 है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 मिल गया। 110 मीटर ये आंतरिक त्रिज्या है, हमको चाहिए आंतरिक व्यास चाहिए। क्या चाहिए? व्यास चाहिए। और व्यास कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा भाई? त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना कर दो। 110 का 2 गुना कितना होता है? 220 होता है। तो 2 गुणते 110 बराबर 220 मीटर। हो गई बात खत्म। इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। और हाँ, याद रखना कि भैया ये जो हमने गंदा सा चित्र बनाया है, गोला प्रकार से बनाना और अच्छा चित्र बनाना, और साथ ही साथ चीज़ों को ध्यान से रखना। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लाइन खींच देना, कह देना रास्ते की चौड़ाई। क्या कह देना? रास्ते की चौड़ाई। और कह देना 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर यहाँ पे लिख देना, रास्ते की चौड़ाई हो गई। और हाँ, अगर इसको थोड़ा सा से हल्का सा पेंसिल चाहे कि उंगली से ऐसे कर दोगे, सेट थोड़ा सा गहरा काढ़ा कर दोगे ना, तो चित्र इतना भयंकर दिखेगा, इतना अच्छा लगेगा कि भैया ये सारी चीज़ बिना देखे ही आपको नंबर देके पास कर दिया जाएगा। बात समझ में आई ना? ऐसे ही क्वेश्चन का हल किया जाता है। सजाओ इतना अच्छा, मेरी तरह नहीं, पता चला गौच की बहा दिए। सजाओ इतना अच्छा कि टीचर देखते ही कहे कि वाह क्या बढ़िया बनाया है। समझ में आई बात? ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठे सवाल देखो भाई, ज्यादा कुछ है नहीं सवाल में, कुछ हो ही नहीं सकता। आपको टोटल गिन के 3 सूत्र बताए थे हमने, उन्हीं 3 सूत्रों का प्रयोग कर लो, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाने वाली है। टोटल 14 क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं इस प्रश्नावली में। 14 के 14 प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत मुश्किल लग जाए। क्वेश्चन को पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, मुश्किल हो तो बताना। छठा प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि 2 वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंतरिक रूप से स्पर्श, आंतरिक मतलब अंदर से, स्पर्श मतलब छूना। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श ऐसे ही कर सकते हैं। एक छुटकाऊ से होगा, छोटा सा अंडा सा बच्चा सा, जो अंदर होगा और बाहर एक ही बड़ा सा होगा, और आंतरिक रूप से वो ऐसे ही स्पर्श करेंगे। ठीक, और इनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया। इनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, मान लो इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे है। एक ठो बहुत प्यारा सा नियम, बात ये होती है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब पर भी इनके केंद्र इनके स्पर्श बिंदु से होकर जाते हैं, और अंदर भी स्पर्श करेंगे तब पर भी इनके केंद्र जो होंगे उसके स्पर्श बिंदु से होकर के जाते हैं। यानी सोझी लाइन, ऐसा सीधे लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, कंफर्म हो गई बात। और हाँ, जरूरी नहीं है कि ये छोटा ही रहे, ये हो सकता है इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये बाहरी बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या दिखाई दे रही है। आपसे वही पूछा भी जा रहा है, तो सीधे सीधे पहले मानेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मानोगे भैया? कैपिटल आर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या मानोगे? स्मॉल आर। केंद्रों के बीच की दूरी, अगर समझ में आ रहा है कि ये केंद्र O है, ये O डैश है, दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। सवाल में पढ़ोगे तो वहीं पे मिलता है कि केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखना भैया, समझना, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। कैपिटल आर में स्मॉल आर, इसको हटा देते हैं, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। कैपिटल आर में स्मॉल आर घटा दोगे तो 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। कारण यही है कि ये दोनों लोग अगर सीधे मिलाया जाए तो स्पर्श बिंदु से होकर ही जाएंगे। ऐसा
नहीं हो सकता कि वो बगल से निकल जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब बाहर छुएंगे तब पर भी स्पर्श बिंदु से होकर ही जाएंगे, अंदर टच करेंगे तब पर भी। अच्छा हाँ, जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, अरिहंत की किताब आपके पास है, उससे पीछे वाले जो पन्नों में आपको पूरी डिटेल्स दी गई हैं, उसी में ये वाली डिटेल भी शामिल है। और हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, हमने कहा कि इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ओवरलोड हो जाएगा, आपको समझने में मुश्किल होगी। और साथ में कहा था कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे बताते चलेंगे, तो ये भी उसी का हिस्सा है। अच्छा, ये कहाँ पता चलता है? ये एक तो सिद्ध करने के लिए मिल गया था, दूसरा का यहाँ पे डिटेल दिया गया, कक्षा 9 में भी मिल जाएगा आपको, 8वीं में भी मिल जाएगा। और सबसे साधारण सी बात है, कौनों भी दूठी वृत्त ऐसे बना लो जो बाहर टच कर रहे हो, उनके केंद्रों को मिला के देखो, क्या वो स्पर्श बिंदु से होकर के नहीं जाएंगे? बना के देख लेना। दूसरा, ये अंदर से टच करने वाला दो वृत्त बना लेना और उनके केंद्रों को मिलाना और बढ़ा कर देखना, केंद्रों को मिलाना, बढ़ा के देखना कि स्पर्श बिंदु से होकर के जाता है कि नहीं जाता है। सबसे साधारण सा काम है, यहीं पर सारी चीजें सिद्ध हो जाती है। अच्छा, कुछ चीजें सिद्ध की जाती हैं, जैसे ये वाली चीजें सिद्ध की जाती हैं, लेकिन आपको प्रयोग में समझना होगा कि यह सच में प्रयोग में आती है कि नहीं, ये वास्तव में बनती हैं कि नहीं। बना के कभी चेक करो, पाइथागोरस प्रमेय सही है सच में कि नहीं, उसको बना के चेक करो। जब तक बना के नहीं चेक करोगे, भाई गणित मतलब गणित खेल है, लेकिन उनके लिए जो सच में खेल हैं, मजाक करते बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। गणित बहुत आसान है। खैर, ये बातें समझ में आ गई। केंद्रों के बीच की दूरी क्या दी गई है? भैया दिए गए हैं केंद्रों के बीच की दूरी बराबर क्या दिए है? 6 सेंटीमीटर। और ये मिल गया आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन बन गया। और यही सेम चीज जो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाई है, कुछ टीचर या फिर जो आपको समझाना नहीं चाहता है, आपसे थक चुका है कि आपको कैसे समझाए, वो ये कह देता है कि ये ट्रिक होती है, यही होबई करता है, ऐसे ही चलता है। ये जब कह देगा तो आपको मानना पड़ जाएगा। जब समझाया जा रहा है तो समझो भाई, पॉसिबिलिटी क्या है, हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। ठीक, कारण समझ में आया? आगे बात को बढ़ाएं। इनके क्षेत्रफलों का योगफल दिया गया है। क्या दिया गया है? क्षेत्रफलों का योगफल। क्षेत्रफलों का योगफल 116 पाई। भैया, क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 116 पाई सेंटीमीटर हाँ, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्षेत्रफल कैपिटल आर वाला क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर वाला क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 116 पाई। ठीक है, पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई हमने कॉमन ले लिया, बराबर 116 पाई दिखाई दे रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 116 मिल गया। समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमें उन चित्रों को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब लगाने वाले हैं द्विघात समीकरण। कहां से? ध्यान से देखें भाई, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि कैपिटल आर बराबर कह सकते हो 6 प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और ये आर की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस चित्रों को मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह क्या है, उसकी कमी है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि आर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। कैसे रखोगे? अच्छा, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जो इनको ये रखना भी नहीं आता है, बड़ी समस्या होती है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे समझाएं। मतलब एक छोटी सी लॉजिकल सिंपल सी बात होती है, उसको भी समझाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर माथा ठनक जाता है। हम कहते हैं भाई बकवास हो गया, भाई बहुत बेकार है। भाई ये जो सिंपल सी बात, आर की वैल्यू 6 प्लस आर है, इस आर को हटाओ, उसकी जगह इसको बिठाओ। इतनी सिंपल सी बात को जब हमको समझाना पड़ रहा है कि ऐसे बिठाया जाता है, पहले किसी को कुर्सी से उठाया जाता है, कहते भैया वो वाला चुटकुल्ला सुने ना, ये हाथी को फ्रिज में कैसे डालें, कहता है भैया दरवाजा खुला डाल लो। फिर ऊँट को कैसा डालें, पहले
दरवाजा खोलो, हाथी को निकालो, फिर ऊँट को डालो, बंद करो, तो ऐसे वाला काम। तो वही वाला काम है, आर को हटाओ, उसकी जगह पे इन लोगों को बिठाओ। ठीक, तो बिठा देते हैं भैया, आर की जगह पे रख देते हैं 6 + आर, घाते 2 होनी है क्योंकि घाते 2 थी पहले ही, और प्लस आर स्क्वायर है वो कर देते हैं, बराबर 116 है। ठीक है, यहाँ पे एक और मिस्टेक जो करते रहते हैं बच्चे, अक्सर देखने को मिलता है मुझे, क्या करते हैं कि 6 + आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आर स्क्वायर कर देंगे, फिर ये लिखना भूल जाएंगे 2 × 6 × आर, ये लिखना भूल जाते हैं। और मान लो चलो ये भी लिख लेंगे याद करके, तो ये वाला लिखना भूल जाते हैं, ये आर स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। मतलब भूलने के पूरा सर्टिफिकेट लेकर बैठे, इतना अच्छे से भूलते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं था कि ये भी करना। छोड़, इतना ज़्यादा नहीं परेशान करते हैं। आर स्क्वायर का कर देते हैं 2r स्क्वायर, और 6 × 36 हो रहा है। अच्छा पे लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 × 12, 6 दूनिया 12 आर हो रहा है, ये 6 × 36 है, इसको इधर उठा लाओ, -116 हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। हमको इस द्विघात समीकरण को तो हल करना ही है। ठीक है, और हल करना ही है तो करते हैं भैया। फिलहाल 2x कहाँ से आ गया, आर स्क्वायर प्लस 12r, 36 में 116 घटाएंगे, हालांकि 116 में 36 घटाना है, तो 6 में से 6 गया 0, और 11 में से 3 गया, हो जाएगा 8 3 11 होता है ना, 8 3 11, तो 8 मिल जाएगा। 11 में से 3 गया 8, वो भी माइनस में रहेगा, बराबर 0। सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, तो 2 से भाग दे देंगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे 6 आर मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे तो अपना ये 40 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 40 आए, जोड़ने या फिर घटाने पर 6 मिल जाए। इसके लिए सिंपल तरीका बताया था कि 40 का गुणनखंड कर डालो, कितना मिल जाएगा, 20, 2 से काट लो 10। अच्छा यहीं पे देख लो भैया, 2 दूनी 4 हो रहा है, और 10 चौके 40 हो रहा है, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 10 चौके 40, मतलब काम बन गया। 10 और 6 आ रहा है, बस करो, बहुत हो गया, अब इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आर स्क्वायर प्लस 10r और माइनस 6r, ठीक है, सॉरी 4r, 4r माइनस 40 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। इसमें से r कॉमन लेंगे तो r प्लस 10 मिलेगा, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो r प्लस 10 मिल जाएगा, बराबर 0 हो रहा है। r प्लस 10 ऐसे निकल के आएगा, और r माइनस 4 ऐसे निकल के आएगा। r प्लस 10 बराबर जब 0 करेंगे तो r बराबर मिल जाएगा कितना, -10, जो कि अमान्य होगा। क्या होगा, अमान्य। अमान्य इसलिए क्योंकि कोई भी त्रिज्या माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे r माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, पहले इसके बराबर 0 किया, फिर r माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 4, जो कि हमारा उत्तर होगा, यानी स्मॉल r होगा, क्योंकि ये धनात्मक है। तो हमारा जो त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r बराबर वो 4 हो गई है। कैपिटल R बराबर यहाँ से मिला था 6 प्लस r, 6 प्लस r मिला था, 6 प्लस 4 कर लेंगे, 6 4 10 हो रहा है, 10 सेंटीमीटर ये, और ये 4 सेंटीमीटर। तो 10 और 4 सेंटीमीटर आपके उत्तर आ गए हैं। कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है भैया। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है, 1.98 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बात यह है कि जब ये पहली बार मिला था मुझे समझ में नहीं आया था, क्या पहिया घुमा के कितने चक्कर पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचेंगे यहाँ से वहां तक, कितने चक्कर लगेंगे, हम गिनेंगे कैसे। और उसके बाद जब स्कूल से घर आना होता है, घर से स्कूल जाना होता है, साइकिल के पहिया कि भाई एक निशान लगा करके गिना करते थे कितने चक्कर लग रहे हैं घर तक पहुंचने के लिए। और 10-15 चक्कर के बाद भूल जाते थे, क्योंकि आगे कोई आ जाता था, साइकिल इधर हटाओ। भाई साइकिल के पहिए में देख करके साइकिल कौन चलाता है, कि वो एक्सीडेंट करना है क्या। तो मजाक बड़े बड़े करते थे। खैर चले शुरुआत करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है ये पहले जानते हैं कि पहिए का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है, पहिए
का व्यास दिया गया है, वो क्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर व्यास यार कम दिया है। कौन सा पहिया 21 सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर तो यही हो गया, 15 से ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, इतना बड़ा पहिया कौन सा होता है? साइकिल का होता है। ओह माय गॉड, ये कौन सी साइकिल चला रहे हैं भाई? 15 सेंटीमीटर तो यही होता है, एक बित्ता नाप लो, 15 से ज़्यादा ही होता है अपना, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा, इतना बड़ा पहिया, यानी इतना ले सकते हैं। इतने बड़े पहिए से कौन चलता है? अपने साइकिल का पहिया तो इतना बड़ा होता है कम से कम। और नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना तो होता ही है। खैर, इनकी स्पेशल साइकिल है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कैसे चलना है, क्या होने वाला है, ठीक है, वो चीज़ें हम थोड़ा सा समझते हैं। ये तो मजाक की बात रही भाई, कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया मैंने, मिटाने में टाइम लग रहा है। ओके, मजाक ख़त्म हुआ भाई। पहिए का व्यास है, पहिए देखिए, पहिया कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब ये इसका व्यास दिया गया है 21, व्यास क्या दिया गया है 21, और दूरी दी गई है, क्या दिया गया है हमको? दूरी, जितने दूरी हमको चलना है ना, वो भी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। 1.98 किलोमीटर दिया गया। सारी चीज़ें समझेंगे, सब कुछ विधिवत समझेंगे। देखो भाई, क्या होता है कि पहिए का व्यास तो दे रखा है। अब ये पहिए जब गोल गोल घूमना चलना शुरू करता है, जैसे अपना मार्कर ही उठा लेते हैं, ठीक है, यही ले लेते हैं, यहाँ वाला निशान लगा लेते हैं। मान लो ये नीचे रहा होगा, गोल गोल घूम कर जब चलेगा तो फिर एक कुछ दूरी चलने के बाद ये ऊपर आएगा। तो एक सर्कल, एक राउंड पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में वो कितनी दूरी चलता है, पहले ये तो समझ में आना चाहिए। तो एक चक्कर चलने में ये जो दिखाई दे रही है ना परिधि, इसके बराबर की वो दूरी चल पाता है। कोई भी पहिया हो, कैसा भी पहिया हो, फिसल ना रहा हो, जब तक फिसलेगा नहीं। अगर फिसलन है भाई तो स्लिप करके तो बातें अलग हो गई, लेकिन फिसल ना रहा हो, आमतौर पर कोई पहिया फिसलने के लिए बना भी नहीं होता है, वो ब्रेक लगाने के बाद फिसलता है। और अगर ब्रेक लगा करके फिसलन बनी रही, ब्रेक लगाने के बाद भी फिसल गए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई भी पहिया फिसलने के लिए तो बना नहीं होता है, सिंपल सी प्रोसेस है, वो लुढ़कने के लिए बना होता है। और ज़मीन को पकड़ के ही लुढ़के तो भी ज़्यादा बेहतर है, ग्रिप बनी रहेगी, नहीं तो फिर चले गए पता नहीं कहाँ। तो ये होती है बातें। तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलता है? अपनी परिधि के बराबर। तो पहिए की हमें परिधि निकालनी है, पहिए की परिधि की हमें जरूरत है, परिधि की हमें जरूरत है। परिधि क्या होती है? 2πr भी होती है और पाई इंटू डी भी होती है। चूंकि हमको डी दिया गया है इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पाई इंटू डी रखते हैं। तो पाई का मान 22/7 रख दो, और डी, ये पहिए का व्यास डी है, इसके जगह कैसे रख दो, 7 3 21 हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर मिल गया, जो कि हो जाएगा पहिए के एक चक्कर द्वारा चली गई देरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, ये कितना होता है भैया? वही होता है जो इसकी परिधि होती है, 66 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आ जाती है बात की दूरी हमें चलना है, ठीक है, इतनी दूरी हमें चलना है। अच्छा, दूरी को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। जो दूरी है हमारी वो दी गई है 1.98 किलोमीटर में। क्या दी गई है? किलोमीटर में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1.98। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो डबल जीरो और लगा दो, ठीक है। इतना करने पर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। गुणा करा देंगे तो भैया दो अंकों से दशमलव हटाने में 2 जीरो खर्च हो जाएंगे, बाकी 3 जीरो जो है पीछे लग जाएंगे, यानी 198 000, कितना? 000। 2 जीरो खर्च हो गए इस दशमलव को हटाने में, फिर 3 जीरो जो बचे वो पीछे लग गए, और सेंटीमीटर ये हो गई, इतनी दूरी हमारी है। 1 किलोमीटर और 1.98 किलोमीटर को जो होता है ये इतनी दूरी होती है सेंटीमीटर में। और अब बात करेंगे चक्करों की संख्या। फॉर्मूला नोट कर लो, चक्करों की संख्या। वैसे सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला होता है, बहुत बड़े
बहुत भारी चीज़ नहीं होती है कि भैया बात इतनी छोटी सी है कि जैसे कि ये एक चक्कर में 66 सेंटीमीटर जाता है, एक चक्कर में 66 सेंटीमीटर जाता है, तो 2 चक्कर में कितना जाएगा? 66 का दुगना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चक्करों की मतलब दूरी इतनी लंबी दूरी चल चुके हैं, अब उस दूरी को एक एक चक्कर से भाग करते जाएंगे, मतलब इसी एक चक्कर में चली गई दूरी से अगर भाग कर देंगे तो कितना चक्कर हो चुका है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी यही होता है कि भाई चक्करों की संख्या बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली दूरी। एक चक्कर में जितनी दूरी जाता है मतलब कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, यही होती है चक्करों की संख्या, यानी कितने चक्कर लगने वाले हैं। और मुझे लगता है मैं चक्कर खा के गिरने वाला हूं, इतने चक्करों की बात हो रही है। तो भैया कुल दूरी को 198000 ऊपर लिखते हैं और एक चक्कर में चली गई जो दूरी है 66 को नीचे रखते हैं। अब ये कटना चाहिए, किससे करना चाहिए? 11 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 और 3 ठो 0 लग गया। 11 कम 11, 11 यानी 33, 3000 दिखाई दे रहा है, यानी चक्करों की संख्या कितनी है? 3000 है। 3000 चक्कर, 3000 चक्कर आ रहे हैं इस पहिए को उस दूरी को तय करने में। 8वें सवाल वैसे ही बहुत ही अच्छी मजाकिया प्रश्न है, बहुत हल्का सा है। क्या है कि एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल का पहिया 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लड़के की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वही अपना उठा लेते हैं कि हमको पहिए का व्यास दिया गया है। जो हमें दिया गया है वो है पहिए का व्यास, जिसके जरिए हम निकाल सकते हैं। पहले व्यास कितना दिया गया है? वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी परिधि निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परिधि निकाल सकते हैं, जो कि होती है पाई इंटू डी, और जो की होती है पाई इंटू 60, यानी कि कह सकते हो कि 60 पाई सेंटीमीटर ये इसकी परिधि हो गई, एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई है। और 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेता है? और यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। चक्कर पहिया एक मिनट में 140 चक्कर लगाता है। पहिया 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। ठीक है भैया, 140 चक्कर लगाता है। तो इसमें क्या होगा? हमें 140 चक्कर पता है, एक चक्कर में चली गई दूरी पता है, एक चक्कर में चली गई दूरी पता है, 140 चक्कर पता है और 1 मिनट में लग रहा है। तो हमें 140 चक्करों में चली गई दूरी निकालेंगे क्या? 140 चक्करों में चली गई दूरी निकालेंगे। वो कैसे? 140 गुणते एक चक्कर में चली गई दूरी 60 पाई से गुणा करके, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, और पाई का मान अब की बार रखने की जरूरत है, क्योंकि 140 मिला है, 60 मिला है और पाई का मान 22/7 अगर आप रखते हैं तो 7 दूनी 14 होता है। देखिए ऊपर हमने नहीं रखा क्योंकि हम जानते थे 7 से कटने वाली गिनती कोई भी नहीं है। यहाँ पे हमने रख दिया क्योंकि 7 से कटने वाली गिनती हमको मिल रही है, इसी वजह से हमने रखा। नहीं होता तो हम यहाँ पे भी नहीं रखते। आगे बात को बढ़ाते हैं कि क्या हो गया, मतलब हो तो गया। 6 दूनी 12 होता है, गुणा कर रहे हैं, 6 दूनी 12 होता है और डबल जीरो तो अपने पीछे मिलने ही वाले हैं। 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे तो 12 दूनी 24, 2 26, इतना मिल गया और मतलब हो ही गया सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर वो चल रहा है, कितना? 140 चक्कर में। यही 1 मिनट में चली गई दूरी है सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 मिनट में
चली गई दूरी है, क्या है भैया, 26,400 सेंटीमीटर, 26,400 सेंटीमीटर। 1 मिनट में इतना दूर जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट या फिर 60 सेकंड लिख देते हैं, या अच्छा वैसे तो मीटर पर सेकंड सब कुछ चलता है ना अपना। 1 मिनट में चली गई दूरी, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 26400 बटे समय क्या है, 1 मिनट है। 1 मिनट, 1 मिनट हम 60 सेकंड कर लें या फिर 1 मिनट ही रहने देते हैं। यह सेंटीमीटर में है, यह मिनट में है। हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में देखो भैया, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और गुणते 100 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर को मतलब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यानी 26400 है, इसमें 1 लाख से हमने कर दिया भाग, तो ये सेंटीमीटर बदल गया किलोमीटर में। और मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और अगर हम 60 से मिनट में भाग कर देते हैं, 1 मिनट में अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। यानी इसमें 60 से भाग करेंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 ऊपर पहुंच जाएगा और वो घंटे हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। और नहीं समझ में आता एक बार फिर समझ लो कि भाई हो क्या रहा है कि 26,400 जो है सेंटीमीटर है, उसे 1 लाख से कर दिया हमने भाग, तो ये बदल गया किलोमीटर में। मुख्य बटे का निशान ये वाला यहाँ पे है जो कि 1 मिनट में है, और अगर हमने इसे 60 से भाग कर दिया तो ये बदल जाएगा घंटे में। और ये नीचे वाला पार्ट जो है उलट कर गुणा करेगा, तो हमको मिल जाएगा 26400 और गुणते 60 बटे 1,000,520 है भैया, इतना मिल जाएगा। और ये जो प्राप्त होगा हमें, वो प्राप्त होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। एक प्रकार से चाल प्राप्त हो जाएगी। 3 0 जो है ना, ये इनके नीचे वाले से कट रहे हैं, तो काट के खत्म कर दो। अच्छा, ये वाली चीज तो हमको हटा देनी चाहिए, कोनो मतलब नहीं उसको लिखने का। 6 से गुणा करा देंगे, 6 चौके 24 होता है, 4 मिलेगा, हासिल लगे 2, अच्छा 36 2 38 होता है, 38 का 8 हासिल लगे 3, अच्छा 2 नहीं है 12 3 15, कितना हो गया इतना। और बटे 100 तो है भैया, बटे 100 तो बचा हुआ है, वो कहीं जाएगा नहीं। किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, 100 से जब भाग हो जाएगा तो 15.484 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा, जो कि हो गई हमारी रफ्तार। हमारी क्या हो गई, रफ्तार हो गई, चाल हो गई, स्पीड हो गई। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही लगने वाला है। आंसर हम मिला लेते हैं, और आंसर भी हमारा एकदम सही आ रहा है, एक अक्षर भी नहीं बदला। हालांकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हिंदी में लिखा गया है, हमने शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे लिखा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों चलो देखो, प्रश्न संख्या 9 पे आ चुके हैं। क्या कहा गया है कि एक बस के पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। पहले बात तो त्रिज्या देख लो। यहाँ पे जब भी पहिया व्यास ऐसा कुछ दिया जाए, पहिया दिया गया मतलब परिधि की जरूरत तो पड़नी तय है, तो सीधा सीधा पहले बस के पहिए का व्यास लिख लेते हैं। भैया बस के पहिए का व्यास तो नहीं दिया है, त्रिज्या दी गई है। पहिए की त्रिज्या दी गई है, जौन की है 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर। सीधा सीधा परिधि निकाल डालो, सीधा सीधा परिधि निकाल डालो बिना ज्यादा कुछ सोचे। पर त्रिज्या दी गई है तब 2 पाई आर होता है, ये आर दिया गया है, 2 पाई आर होता है, निकाल डालो भाई। यहाँ पे देखो 2 रख दो, पाई का पाई ही रहने दो, क्योंकि आर से कुछ, पाई से कुछ, 7 से कुछ कट नहीं रहा है। गुणते ये 25 है, 25 2 नहीं,
50 पाई सेंटीमीटर क्या हो गया, परिधि मिल गई है। और हमसे सवाल में कहा गया है कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए, यानी चक्करों की संख्या निकालनी है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएंगे, तो हम पहले तो चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे जो चाल दी गई है वो लिखेंगे। चाल क्या है भैया, तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा तो था 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल बनाए रखनी है, चाल यही चलनी चाहिए। और 1 मिनट में उसे कितना चक्कर लगाना है, हमें 1 मिनट का समय दिया गया है। तो भैया बात इतनी सी है कि ये जो घंटे में दिया गया है इसको मिनट में बदल दो, जो किलोमीटर में दिया सेंटीमीटर में बदल दो, क्योंकि हमको सेंटीमीटर ही हमको यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसी चाल को थोड़ा सा बदलते हैं, जो अपना 33 है इसमें गुणा कर देते हैं 1 लाख से। कैसे, 1 लाख से ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देते हैं 60 से, घंटे बदल जाएगा मिनट में। सेंटीमीटर प्रति मिनट का हिसाब चलने वाला है। 1 0 काट दो भैया, 2 3 से काट दो, 3 दूनिया 6, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 1 9 3, 3 1 9 3 कर दो। ये 2 से कट रहा है, 2 5 10 और 3 ठो 0 लगा दो भाई, गुणा कर लेते हैं। 11 5 55 हो गया है, और 3 ठो 0 लगा है, लगा लेते हैं। इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट चल रहा है, सेंटीमीटर प्रति मिनट चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेंटीमीटर प्रति मिनट मिला है इसका मतलब होता है 1 मिनट में चली गई दूरी क्या है, चली गई दूरी बराबर 55,000 है, सॉरी 55,000 सेंटीमीटर। 1 मिनट में चली गई दूरी इतनी मिल गई है, 1 चक्कर में चली गई दूरी यहाँ पे मिल गई थी परिधि के बराबर। अब हमको बस यही निकालना है चक्करों की संख्या कितनी है। तो चक्करों की संख्या हमेशा होता है कुल दूरी बटा 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पे निकालना है चक्करों की संख्या। ज्यादा सोचो मत इस सवाल को, हमने भी सोच के बहुत दिमाग खराब किया था इस सवाल को हल करते वक्त, जब शुरू में हमको मिला था। हालांकि हमारे मास्टर जी ने उतना अच्छा बताया नहीं था, क्योंकि हमने उतना ज्यादा उनसे पूछा भी नहीं था। जब भी उन्होंने बताया था हमने उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हम भी आपकी तरह गधे ही थे। ठीक है, आपकी तरह गधे ही थे। तो वही बात है, सबसे पहले पहिया का त्रिज्या दी गया, परिधि निकालो, चाल दी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे कह रहा है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में कितने चक्कर, कितनी दूरी तय करेगा, ये तो निकाल लें पहले। वो कहां से मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में नहीं बदला भैया, यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदला, क्योंकि हमको मिनट की जरूरत थी और सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिला था, इस वजह से हमने इसको सेंटीमीटर में बदला। तो 33 किलोमीटर बराबर 33 किलोमीटर जो होता है उसमें 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लाख से गुणा कर दिया तो ये सेंटीमीटर में बदल गया, और 1 घंटे नीचे होना चाहिए, उसको 60 से गुणा कर दिया तो मिनट में बदल गया। तो यहाँ पे काट पिटैया की 55,000 मिल गया सेंटीमीटर प्रति मिनट। सेंटीमीटर प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर। यही कहलाती है 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर 55,000 सेंटीमीटर। अब भैया बात यह है कि 1 मिनट में 55,000 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, और 1 चक्कर में चली गई दूरी 50 पाई होता है। हमको बस इतना सा करना है कि निकाल लेना है चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बट्टा, सॉरी कुल समय हम लिख रहे हैं, वो तो चाल का सूत्र होता है। यहाँ पे होता है 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में चली दूरी, चली लिखना चाहिए, चली गई दूरी। ओके, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, कुल दूरी लिखेंगे 55,000, और 1 चक्कर में चली गई दूरी 50। पाई भी लिखेंगे, पाई के मान रखने वाले हैं। अच्छा, 1 ही 0 काट दो भैया, 5 से इसको काट दो, 11 कह दो, 00। पाई के मान 22/7 रखो। देखो भाई ऊपर 11,000 है, नीचे पाई के मान 22/7 वाला ऊपर भेजो, 7 जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर भेजो। 11 दूनिया 22, 11 कम 11, 100 आ गया। 2 से भाग दोगे 50 मिल जाएगा, और 5 7 35 होता है। कितना होता है 35, 1 ही 0, 5 7 35 और 1 ही 0 लग गया। इतना
चक्कर हमें चाहिए, 1 मिनट में इतना चक्कर लगाएगा पहिया तब उसकी स्पीड इतनी बन पाएगी। तो मतलब ठीक है, हो गया काम खत्म। अब कौन से प्रश्न में पहुंच चुके हैं? प्रश्न संख्या 10 पे क्या लिखा गया है? यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर हो। तो हम सबसे पहले तो वृत्त और वर्ग की भुजाओं के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं, माना जो हमारे वृत्त है कि उसकी त्रिज्या कुछ होनी चाहिए तभी तो कुछ काम बनेगा, आर। वर्ग की भुजा कुछ होनी चाहिए, वर्ग की भुजा कुछ होनी चाहिए, ए, तभी कुछ काम कर पाओगे। यहाँ पे दिया गया है वृत्त की परिमाप और भुजा वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भैया? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही होता है वृत्त का परिमाप यानी कि उसकी परिधि। और वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, 2 से काट दो, 2 2 नहीं या 4 मिल रहा है। आर यहीं रहने दो, ए को नीचे भेज दो और मिल जाएगा 2, इस पाई को नीचे भेज दो यहाँ पे। तो ये आर और ए का एक ठो अनुपात मिल गया है जिसको एक समीकरण के रूप में हम रखेंगे। आगे हमें इसका प्रयोग है, प्रयोग करना है और हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें ज्ञात करना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले वृत्त कहा है, बाद में वर्ग कहा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यही हमसे पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अगर इसको सही से समझ पाते हो, सही से समझ पाते हो तो सही सही लगा लो भैया, आर बटे ए की घाते 2 कर लो, आर बटे ए की घाते 2 हो जाएगी। आर की घाते 2, ए की घाते 2 मिल गए, आर बटे ए की घाते 2। आर बटे ए का मान दिया है 2 बटे पाई, तो यहीं पे रख दो और बिछा दो 4 पाई। पाई है भैया, यहाँ पे लिख दो 2 बटे पाई और यहाँ पे घाते 2 है, तो पाई ऐसे रहेगा। 2 की घाते 2 बराबर 2 2 नहीं है 4 होता है और पाई की घाते 2 बराबर यानी पाई गुणते पाई होता है। अच्छा, यहाँ पे हो ये रहा है, एक पाई से एक पाई कट रहा है और पाई का मान यहाँ पे हम रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? 22/7 रखना चाहते हैं। ऊपर 4 है, नीचे पाई है, पाई के मान हम 22/7 रखना चाहते हैं। हमने 22 रख दिया, बटे 7 वाला ऊपर भेज दिया, बटे 7 जो नीचे होना चाहिए वो ऊपर भेज दिया, नीचे होना नहीं चाहिए, 22 के नीचे होना चाहिए, वो उलट कर ऊपर पहुंच जाएगा। उल्टी करना सीखो भैया, खराब खाने के साथ नहीं, उल्टा करना सीखो। 2 से काट दिया 11 मिल गया, 2 से काट दिया 2 हो गया, 7 2 नहीं है 14 हो रहा है, नीचे क्या मिल रहा है 11। आप कह सकते हो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11 मिल रहा है। आप कह सकते हो कि आपका उत्तर है। कौनो समस्या? तनिको भी रच्चो भी समस्या नहीं। ठीक है, बढ़िया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखेंगे। क्या कहा गया है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो, समान हो, तो जांच कीजिए कि क्या वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। ऐसा सही है या नहीं? और अभी अभी तो मिटा दिया हमने वही सारा काम, मतलब काम वही करना है। क्या काम करना है भैया? हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बारे में बात की जा रही है। तो जो हमारा वृत्त है उसकी हम त्रिज्या लेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो कि होगी r। वर्ग की भुजा लेंगे जो कि होगा क्या a। और इनका परिधि, इनकी परिधि जो है वो बराबर है इनके परिमाप के। क्या बराबर है? परिमाप के। परिधि होती है 2 पाई आर, परिमाप होता है कितना 4 × ये 2 से काट दिया 2 मिल रहा है,
आर बटे ए बराबर 2/पाई मिल रहा है। समझ में आ रही बात, इतना एक इक्वेशन बन रहा है। और इनके क्षेत्रफलों के बारे में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और साथ में वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात करनी थी। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। पाई का मान भैया ऐसे रहने दिया। यहाँ पे आपने समझा कि आर बटे ए की घाते 2 हो रही थी, वैल्यू रखा, पाई ऐसे रखा और आर बटे 2, भैया आर बटे 2 का मान 2/पाई था, 2/पाई और इसकी घाते 2 हो रही थी, यानी पाई एक बार, 2 गुणते 2 बटे यहाँ पे पाई 2 बार, एक ही पाई कट गया और नीचे ऊपर 4 मिल गया, नीचे 22/7 ऊपर चला गया। यहाँ पे मिल गया 11, यहाँ पे मिल गया 2, 7 दूनी ये 14/11 मिल गया। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात मिल गया 14/11, 14/11 मिल गया। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 14 बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो होगा ये कंडीशन बन जाएगी। और हमसे पूछा गया था कि यही सत्य है, बिल्कुल यही सत्य है, कह देना हाँ यह सत्य है। क्या है? सत्य है। समझ में आई बात? क्वेश्चन पूरा वही करना था, बस ये अनुपात हमको समझ लेना चाहिए था कि यही सब कुछ हो रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 14 मिल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 11 मिल रहा है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। हाँ यह सत्य है। यही था, कालिए पेन से खत्म कर दिए एकदम से। हमने कहा इतना डिटेल में समझाना नहीं है, एक ही चीज को दोहराना है, तो क्या बार बार कलम बदलना। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12 भी कुछ दिनों पहले इस वीडियो को हमने बनाया था, जहां पर 12, 13 और 14 को हल कराया था। और फिर भी हम इस वीडियो में इसको बताएंगे ही बताएंगे, पर इतना अच्छे से नहीं बताएंगे। अब की बार गोचना शुरू। भैया क्या दिया गया है? एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी है। इनके सुइयों की नोक द्वारा 2 दिन यानी कि 48 घंटे में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। चलो भैया छोटी वाली सुई पहले निकालना शुरू करते हैं। क्या निकालते हैं? छोटी सुई से शुरुआत करते हैं। छोटी सुई है, इसकी लंबाई लेंथ कितनी है? लेंथ आप कह सकते हो ये त्रिज्या भी है, त्रिज्या के रूप में काम करेगी। 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या घड़ी होती है। इस छोटी वाली सुई से गोल गोल घूमनी है, ठीक। 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। परिधि कितनी होगी? परिधि भैया एक चक्कर घूमने में कुछ दूरी तो चलेगी, वही हमको निकालनी सुई के नोक की परिधि, और वो क्या हो जाएगी? 2πr से निकलेगी। अब आर का मान तो आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो 2 गुणते अपना पाई है, गुणते ये 8 है, 8 दूनी ये 16 पाई सेंटीमीटर आप कह सकते हो, 16 पाई सेंटीमीटर कह सकते हो। अब बात आ जाती है कि एक चक्कर, छोटी वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई एक चक्कर में कितना, एक चक्कर पूरा करने में, ये पूरा सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगाएगी? भाई बात यह है कि 12 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 1 बजेंगे, फिर 2 घंटे बाद 2 बजेंगे, 3, 4, 5, फिर 12 बजने में उसको 12 घंटे का समय लग जाएगा। कितने समय लग जाएगा? एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लग जाएगा। 48 घंटा में कितना चक्कर पूरा हो रहा है भैया? 12 से भाग कर दो, 12 चौका 48, 4 चक्कर पूरा हो रहा है। 4 चक्कर, तो पहले चक्करों की संख्या निकाल रहा है 4, फिर 4 चक्कर में चलेगी दूरी, 4 चक्कर, ठीक है, में चली गई दूरी हमको निकाल लेनी है। तो यही 16 पाई में गुणा कर दिया 4 से, 16 चौके 64 पाई सेंटीमीटर मिल गया कि ये 4 चक्कर में चली गई दूरी। बोलो इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। बड़ी सुई की बात कर लेते हैं, बड़ी सुई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई से बात शुरुआत करते हैं, आर का मान ले लेते हैं। हालांकि ये कैपिटल आर ऐसे बहुत अच्छा काम नहीं करता, मतलब ठीक है कर लिया जाएगा। 12 सेंटीमीटर ले लो भाई, एक बार मतलब सही मान लो। खैर आगे बात को बढ़ाएंगे। बड़ी सुई है, कैपिटल आर ले लो, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसे चक्कर लगाएगी। एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगी? और वो तो होती है परिधि। परिधि क्या होती है? 2πr होती है, कैपिटल आर
आर का मान यहाँ पर रखेंगे 12, 2 गुणते पाई गुणते 12 है, 12 दूनी है 24, 24 पाई सेंटीमीटर मिल गया। क्या? एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी 24 पाई सेंटीमीटर। अब क्या है भैया बताओ, घंटे वाली जो मिनट वाली जो सुई होती है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? कहते सर जी 1 घंटा में तो एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 1 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, एकदम सही कह रहे हो भैया। 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है तो 48 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी? 48 में 1 से भाग करेंगे, टोटल कितना लगा लेगी? 48 चक्कर। तो 48 चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं भैया। 48 चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं, तो यही में 48 से गुणा कर लेते हैं। 48 गुणते अपना 24 पाई हो गया, सेंटीमीटर में गुणा करा लो भैया। तो 48 में गुणा कर रहे हैं 24 पाई से, 24 पाई से गुणा करा लेते हैं। तो 48 गुणते 24 है, 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 2 8 16, 6 हासिल लगे 1, 2 चौकी 8 1 9, 2 9 6 15, 9 1 10 1 11, यानी कि मिल रहा है 1152 पाई सेंटीमीटर। 1152 पाई सेंटीमीटर, 1152 पाई सेंटीमीटर जो मिल गया, ये हमारे क्या है? बड़ी सुई द्वारा चली गई दूरी है। अब हमको निकालना है इनका योगफल। क्या निकालना है? योगफल। योगफल निकाल लेते हैं। इसका टोटल कितना मिला था? 64 पाई। उसका कितना मिला? 1152 पाई। 1152 पाई जोड़ लेते हैं, 4 2 6 हो गया, 5 6 5 11 हाथ से लगे 1 1 1 2 हो गया, 1 हो गया, 1216 पाई सेंटीमीटर। 1216 पाई सेंटीमीटर मिल गया है। हालांकि इसको करना पड़ेगा क्या? पाई का मान रखना पड़ेगा और गुणा भाग करना पड़ेगा। तो भैया 12 16 गुणते 22/7। अब क्या कर लेते हैं? कैलकुलेटर लगाएंगे। अपन लगाएंगे अब कैलकुलेटर। ठीक है, बाकी गुणा भाग अपन मुजबानी कर लेना। आप कैलकुलेटर कहाँ गया? मिल गया। तो है 12 16 गुणते करते हैं 22, मिल गया 26,752। 7 से भाग करना है, भागे 7, जो मिल गया है 3821.71429 भी है, लेकिन इतना लेके तो काफ़ी है। इतना सेंटीमीटर की दूरी ये लोग तय करेंगे 48 घंटा यानी 2 दिन में। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे क्या करना है? इसको मिटाना, 13 नंबर पे चलना है। अब जो 13 नंबर प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा ही आसान है। कहा जा रहा है कि ये 2 समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः ए और बिंदु पर स्पर्श करती हैं, और यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको याद करना है ए बी की लंबाई। हद आसान क्वेश्चन है। 8 सर्कल है। अब देखो भैया, अगर स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाती हैं 2 बिंदु से स्पर्श करती हुई, और ये दोनों बिंदु क्या होते हैं? उसके व्यास पर स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? उसके व्यास पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया गया है। यानी पाई आर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल होता है वो 25 पाई के बराबर है। पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 25 दिखाई दे रहा है, आर बराबर 5 लिख दो। आर बराबर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 है, नीचे वाला भी 5 होगा। 5 5 कितना दिखाई दे रहा है? 10। क्या होगा दूरी? इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। बस इतना सा कह दो, 10 सेंटीमीटर, इतना सा कह दो, बात खत्म हो जानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्षेत्रफल आया 25 पाई सेंटीमीटर और हमने निकाल ली उससे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, व्यास निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई पूछ रहे थे। ए बी कौन है भैया? समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखाएं हमेशा वृत्त को व्यास पे स्पर्श करके जाती हैं, यानी व्यास से होकर के जानी। कोई भी स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है तो वो तो समांतर नहीं होगी, और समांतर है तो ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, स्पर्श नहीं कर पाएगी। कोई भी इसके समांतर खींच रहा है, ऐसा
जा ही नहीं सकती है, उसको व्यास से ऊपर से और एकदम नीचों से होकर के जाना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई होगी ए बी की। क्वेश्चन समाप्त हुआ, समझ में आया ना। अब हम देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान देंगे। कहा गया है एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सी बात है। एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, माना वर्ग की भुजा हमको मान लेनी है सबसे पहले a सेंटीमीटर। इसका हमको क्षेत्रफल दिया गया, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, जो कि है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर होता है, जो कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो a बराबर हो जाएगा √121, a बराबर मिल जाएगा 11 ग्राम 121, यानी a बराबर 11 सेंटीमीटर हो रहा है। वर्ग की भुजा क्या हो रही है, 11 सेंटीमीटर हो रही है। वर्ग का परिमाप की जरूरत है, परिमाप की जरूरत है, जो कि होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा या फिर 4a कह सकते हो, 4 गुणित 11, 11 चौक 44 सेंटीमीटर। कारण क्या है भैया, बात यह है कि एक वर्ग के रूप में तार को मोड़ा गया है, फिर इसी चीज को बदल गया सर्कल के रूप में। ऐसी स्थिति में जो तार की लंबाई थी वो चेंज नहीं हो रही, इसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, भुजाएं चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो होगी तार की लंबाई, जो अभी परिमाप कहला रही थी और अब परिधि कहलाएगी, 2πr के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में परिधि बराबर ही रहेगी, परिधि नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारी वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी, वो हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, जो कि 2πr के बराबर हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। और r का मान हो जाएगा भैया 44/2π, और पाई का मान रख देंगे तो 44/2 रहेगा, ऐसे ही 22 यहाँ पर रहेगा, /7 ऊपर चला जाएगा, 22 दूना 44 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई। हमको क्षेत्रफल की जरूरत है, क्षेत्रफल की जरूरत है, वो भी वृत्त के क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना जो होता है πr², पाई का मान 22/7 रख दो, r का मान 7 मिल चुका है। r का मान क्या मिल चुका है, 7 गुणित 7 कर लो, 1 के 7 काट दो, 7 दूनी ये 14, 4 हाथ से लगे, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया बस उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। बीच में हमने 2 प्रश्नों को बहुत ही रफली हल किया था, उसके लिए सॉरी, और उसका जो वीडियो है हमने बना के रखा ही है। खैर उन बातों को छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को आप भी लिखने की ट्राई कीजिए। हमने कोशिश की है सभी प्रश्नों को जैसे कॉपी में किया जा सकता है बेहतर तरीके से, वो आपको बताने की कोशिश की जाए। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और क्या अच्छा लगा और क्या आपको समझ में आया, क्या आपको पसंद आया, वो आप बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।